हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बस बेटा बिल्कुल चुप। बाबू हम बात करेंगे बेटा पार्ट बी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। बेटा 10 नंबर की बुक आ रही है ये दिसंबर में, और आपको बता देता हूँ इस बुक से सिर्फ 2 चैप्टर आ रहे हैं बेटा, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है 6-4 हो, एक चैप्टर 6 का आ जाए, एक 4 का। ऐसा हो सकता है 5-5 के आ जाए, ठीक है बेटा। मैं तो ये मान के चल रहा हूँ 5 और 5, ठीक है ना बाबू। 2 ही चैप्टर आ रहे हैं। पहला चैप्टर आपकी बुक में होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर शेड्यूल 3, और बेटा एक चैप्टर है रेशो एनालिसिस जो शायद 5th नंबर पे होगा, ठीक है ना। ऐसे ही है ना, ये 2 चैप्टर आ रहे हैं हमारे को बेटा। मैं मान के चल रहा हूँ 5 और 5 नंबर में आ रहे हैं, टोटल 10 में आ रहे हैं, ठीक है। आपको जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी चीज की आज, अभी बंद रखो बुक्स, आप सब सामने देखो मेरी तरफ बेटा, मेरी तरफ देखना आप। बाबू अगर मैं बात करूं एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म की जिसके अकाउंट्स आप 11th क्लास में बनाकर आते हो, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाकर आते हो 11th क्लास में बेटा, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म की। बाबू आप जब वहां पर बैलेंस शीट बनाते हो ना, तो टी फॉर्म में बैलेंस शीट बनाते हो, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड आप अपनी लाइबिलिटीज लिखते हो, राइट हैंड साइड आप अपनी एसेट्स लिखते हो, और बेटा आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हो। अगर मैं बात करूं पार्टनरशिप की, बेटा देखो सोल प्रोप्राइटरशिप तो किसी भी एक्ट से, किसी भी कानून से गवर्न नहीं होती। कोई ऐसा कानून नहीं है बेटा जो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म पे लगता हो। तो बेटा यहां तो जैसे मर्जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दो, कोई फर्क पड़ता नहीं आपको। टी फॉर्म बना दो, और भी कोई तरीका आपको लगे बना दो। बाबू पार्टनरशिप इज गवर्न्ड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सारी बातें बताता है पार्टनरशिप की, लेकिन वो अकाउंट फाइनलाइज करने का तरीका वो भी नहीं बताता। तो हम क्या करते थे, जब पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट फाइनलाइज करते थे, बैलेंस शीट हम उसकी भी टी फॉर्म बनाते थे। आपने इतने सारे चैप्टर पढ़े हैं फर्स्ट बुक में, एडमिशन की बात कर लो, रिटायरमेंट की बात कर लो, डेथ की बात कर लो, डिसोल्यूशन की बात कर लो, जहां कहीं भी हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट प्रिपेयर करी है, मैंने टी फॉर्म बैलेंस शीट ही प्रिपेयर करी है। और मैं कभी ये सोचता था बेटा, मेरे सामने कैश पहली फिगर होती थी तो कैश सबसे पहले लिख देता था, मेरे सामने बैंक सबसे पहली फिगर होती थी बैंक लिख देता था, मेरे सामने फर्नीचर होता था फर्नीचर लिख देता था, मेरे सामने डेटर आता था डेटर लिख देता था। कभी कोई सीक्वेंसिंग मैंने फॉलो करी है? मैंने कुछ नहीं फॉलो करा आज तक बेटा। कंपनी में बात चलती नहीं, कंपनी में बात ही नहीं चलती। बाबू बुक का नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करना है। एनालिसिस तो तब करना आएगा जब बेटा बनानी आएगी। तो सबसे पहले तो बनानी सीखनी है कि कंपनी में बैलेंस शीट बनती कैसे है, और प्रॉपर सीक्वेंस है, एक चीज इधर से उधर नहीं हो सकती। आपको रटनी है बेटा, लेकिन अगर सिस्टमैटिक तरीके से रटोगे तो भूलोगे नहीं। ऑल्दो मैं कभी नहीं चाहता आप अकाउंट्स का रट्टा मारो, लेकिन इस चीज को आपको रटना पड़ेगा। बाबू थर्ड बुक है हमारे पास अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। वो बुक मैं जान के नहीं स्टार्ट कर पाया। मैंने कहा अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं पता होगी बच्चे को तो वो अकाउंट कैसे बना लेगा कंपनी के, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बनेगा बेटा जो फॉर्मेट आप मुझसे पढ़ने वाले, ठीक है जी। समझ आई बात? बाबू कंपनी पे 2 एक्ट लगते हैं बेटा, पुराना नाम कंपनीज एक्ट 1956 और नया नाम कंपनीज एक्ट 2013। लो सामने देख रहे हो अभी आप मेरी तरफ बेटा। अभी बहुत सारी चीजों की आज चर्चा होने वाली है, बुक की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी आज। बाबू कंपनी गवर्न होती है एक लॉ से, लॉ का नाम है बेटा कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 में बेटा एक जगह है जिसको ये बोलते हैं शेड्यूल 3। बेटा शेड्यूल 3 में ना बेटा फॉर्मेट दिया गया है कि कैसे कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी। बाबू आपको याद रखना है वर्ड, कंपनीज एक्ट 2013 में शेड्यूल 3 में बेटा फॉर्मेट दिया गया बैलेंस शीट का भी और एसपीएल का भी। एसपीएल मतलब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जिस चीज को आप बेटा 11th क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हो, यहां पर हम उसको एसपीएल बोलते हैं। एसपीएल मतलब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बेटा बैलेंस शीट में बता देता हूं कुछ ऑलमोस्ट 5 दिन लगाऊंगा, और एसपीएल में 3 दिन लगाऊंगा। 8 दिन के बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है जी। 8 लेक्चर लगेंगे। मैं बता देता हूं टीचर्स तो आपको 2 लेक्चर में खत्म कर देते हैं, कहते हैं पहले दिन ये याद करके आ जाना फॉर्मेट, चलो जी दूसरे दिन एसपीएल का याद करके आ जाना, खत्म। ऐसे नहीं होगा बेटा,
टोटल 5 लेक्चर तो सिर्फ बैलेंस शीट में मुझे लगाने हैं बेटा, ठीक है ना। फिर 2 से 3 लेक्चर एसपीएल पे लगाऊंगा, तब जाके खत्म होगा, और मेरा याद कराने का तरीका थोड़ा अलग होगा, ठीक है जी। चलो जी बाबू, मैं फॉर्मेट बनाना शुरू कर रहा हूं, अभी आपको कुछ नहीं लिखना, ठीक है, आप कुछ भी नहीं लिख रहे, आपको तो जोर देना है याद करने पर, क्योंकि फॉर्मेट तो बेटा बुक्स में भी दिया गया होगा, ठीक है। लो मैं फॉर्मेट बना रहा हूं बैलेंस शीट का, दिखने में कैसी होती है ये। बाबू 4 कॉलम से मिलकर बनी है ये बैलेंस शीट। सबसे पहला कॉलम पर्टिकुलर्स है यहां पर, सेकंड कॉलम नोट नंबर, जरूरी नहीं है बेटा आप नोट नंबर बनाओ कॉलम, ठीक है ना, ये बेसिकली वर्किंग नोट नंबर लिखने के काम आता है बेटा, ठीक है ना। थर्ड वन इज, आप बोल सकते हो फिगर्स एज एट एंड ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर या करंट रिपोर्टिंग पीरियड, कुछ भी लिख दो, करंट फाइनेंशियल ईयर लिख देता हूं मैं, फिगर्स एज एट एंड ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। बेटा कंपनीज एक्ट 2013 ने बोला शेड्यूल 3 में कि कोई भी कंपनी सिर्फ करंट ईयर के फाइनेंशियल नहीं बताएगी, ताकि शेयर होल्डर को ईज हो ये जानने में कि आपने पिछले साल से कितनी ग्रोथ कर ली है बेटा, ताकि आप बेटा प्रीवियस ईयर के साथ कंपैरिजन प्रॉपर कर पाओ। इस वजह से आप बेटा 2 साल के अकाउंट साइमल्टेनियसली रिपोर्ट करते हो, अपने प्रीवियस ईयर के बेटा बिल्कुल राइट हैंड साइड में, और उससे पहले बेटा करंट ईयर के। यानी कि बेटा अगर मैं बोलूं तो मेरा करंट पीरियड 31 मार्च 2021 है, तो 31 मार्च 2020 साथ में मैंने रिपोर्ट कर रखा होगा। अगर मेरा करंट ईयर 20 होता तो 19 मैंने साथ में रिपोर्ट कर रखा होता। अगर कंपनी को बने हुए 1 ही साल हुआ है तो सिर्फ करंट ईयर, जैसे ही दूसरा साल आएगा बेटा फिर 2 साल, हर बार 2 साल की रिपोर्टिंग साथ साथ चलेगी। समझ आई बात बाबू? अब आपको ये बता देता हूं, कंपनीज एक्ट 2013 ने कोई हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट ही सजेस्ट नहीं करा, इसने सजेस्ट करा कि बैलेंस शीट एक वर्टिकल फॉर्मेट में चलेगी। आपको समझाने के लिए बताता हूं वर्टिकल फॉर्मेट क्या होता है। जैसे आप टी फॉर्म बैलेंस शीट बनाते थे तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी लायबिलिटी साइड होती थी और राइट हैंड साइड आपकी एसेट साइड होती थी। तो बेटा ये इसे हम बोलते हैं ये हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट है बैलेंस शीट का। ये कहता है हॉरिजॉन्टल नहीं सिर्फ वर्टिकल फॉर्मेट चलेगा। आप क्या करते हो बेटा, एक तरफ लायबिलिटी लिखते हो, यहां पर टोटल करते हो, और बाबू ये जो हिस्सा आप एसेट साइड लिखते थे ना ये इसके नीचे लिख देते हो। यानी कि बेटा ये कोई साइड ही नहीं है, यहां पर लेफ्ट और राइट वाला तो कोई मुद्दा ही नहीं है, ये कोई टी फॉर्म बैलेंस शीट नहीं बना रहे हम। मैं क्या करूंगा, यहां पर सारी लायबिलिटीज लिखूंगा, टोटल करूंगा, इसके नीचे ही ऐसे ही एसेट्स लिख दूंगा बेटा। यानी कि मैं टी फॉर्म में बैलेंस शीट नहीं बनाऊंगा। बाबू कंपनीज एक्ट 2013 ने सजेस्ट करा वर्टिकल फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। ये वर्टिकल फॉर्मेट है बेटा, वर्टिकली हम ऐसे लिखते हैं ना बेटा, तो भाई ऐसे ही लिखते जाएंगे बेटा। मैं अपने राइट हैंड साइड में कुछ नहीं लिखने वाला, यही सब कुछ चलता चला जाएगा। समझ आई बात? ओके बात। और बेटा इसमें आप गड़बड़ नहीं कर सकते, यकीन मानना कानून में लिखा गया फॉर्मेट है, और कानून में लिखा गया बेटा आपकी और मेरी पावर इतनी नहीं हम कहीं कानून को सुपरसीड कर जाए। ठीक है जी, चलो जी। तो बेटा सबसे पहले मैं लिख रहा हूं लायबिलिटीज। बाबू इसको हम लिखते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी। और एक बात और बोल देता हूं बेटा, कुछ दिन में आपको क्लियर हो जाएगा। इक्विटी वर्ड लिखा है मैंने, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इक्विटी शेयर कैपिटल। जमीन आसमान का अंतर होता है इक्विटी वर्ड में और इक्विटी शेयर कैपिटल में, पता लग जाएगा कुछ दिन में, अभी रुक जाओ। ठीक है बेटा, ध्यान से लिखना इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी शेयर कैपिटल मत लिख देना। ठीक है बेटा, लायबिलिटी साइड 4 मेन हेडिंग बनाई गई, मेन हेड बनाए गए 4, और उसके अंदर बहुत सारी सब हेडिंग है। कई बार तो पेपर इतना सिंपल होता है 1 मार्क में आपसे यही पूछ लेता है कि लायबिलिटी साइड में 4 मेन हेड के नाम बता दो। इतना सिंपल होता है कि आपसे मेन हेड के नाम पूछ लेता है। कई बार बेटा किसी मेन हेड के अंदर आने वाले सब हेड के नाम पूछ लेता है। ठीक है जी, चलो अभी धीरे धीरे याद करते चलेंगे बेटा, आज सारा जिम्मा याद करने की तरफ होगा। चलो जी, सबसे पहले लिख रहा हूं बेटा 4 हेड। सबसे पहले 4 हेड लिखूंगा बेटा, फिर उनके सब हेड लिखूंगा। 4 पार्ट में डिवाइडेड है बेटा मेरी लायबिलिटी साइड, ठीक है ना। इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड 4 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहले है बेटा शेयर होल्डर्स फंड,
सबसे पहले है बेटा शेयर होल्डर फंड, ठीक है। शेयर होल्डर फंड में बेटा 3 सब हेड है, 3 अलग अलग सब हेड हैं। सबसे पहले सब हेड का नाम है शेयर कैपिटल, सबसे पहले सब हेड का नाम है शेयर कैपिटल। सेकेंड वन का नाम है बेटा रिजर्व्स एंड सरप्लस। थर्ड वन का नाम है बेटा मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। बेटा ये सबसे पहला हेड है शेयर होल्डर फंड। इसमें 3 सब हेड है, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। सेकेंड मेन हेड है बेटा शेयर एप्लीकेशन मनी, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, पेंडिंग अलॉटमेंट। इसके अंदर कोई सब हेड नहीं है, सहूलियत की बात। बेटा थर्ड मेन हेड है नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी। और इसमें बेटा 4 सब हेड हैं, ABCD। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, मैं याद करने का तरीका भी बताऊंगा आपको। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। बाबू लास्ट टाइम मैंने अकाउंट्स पढ़ाई थी 2018-19 में, कंपनीज एक्ट तो आ ही चुका था, 5 साल हो चुके थे, ये फॉर्मेट भी आ चुका था, तब भी ऐसे ही था, आज भी कुछ नहीं बदला। तो उस टाइम पर ना मैं बच्चों को ना पूरी बैलेंस शीट मेरे पास याद करने का एक स्पेसिफाइड तरीका है, मैंने सबके शॉर्टकट बनाए हुए हैं, ठीक है ना। तो एक बच्चे से पूछ लिया बेटा, ऐसे ही मेरे ही बच्चे से एग्जामिनर ने प्रैक्टिकल में, कि आप जरा मेन हेड बताना, उसने बता दिया। तो सब हेड पूछे, कहता है आप बताओ किसका बताऊं, उसने कहा नॉन करंट लायबिलिटी का बताइए, कहता है एल डोल, मैं ऐसे ही सिखाता था, ठीक है ना। ये देखो मैंने ना शॉर्टकट बनाया हुआ है LDOL, ठीक है ना। मैं इसे बोलता था एल डोल, मुझे आज तक याद है, मैंने तभी याद किया था 2018-19 में, ठीक है ना, आज तक ऐसे ही याद पड़ा है। तो बच्चे ने बोला एल डोल, अच्छा लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है इसमें, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म सॉरी लॉन्ग टर्म बोरोइंग पहले थी, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है। टीचर कहता है अच्छा तो अच्छा करंट लायबिलिटी का क्या है, कहता है एस्टोस। ऐसे ही नॉन करंट एसेट क्या है, FNDLO, मुझे अभी भी याद है। खैर तो बाबू मैंने सबके शॉर्टकट बनाए हुए थे, बच्चों को ऐसे ही याद कराए थे। एग्जामिनर स्पेशल बोलता है अच्छा लिखवा मुझे, तो कैसे याद करता है, वो लिख कर लेकर गया, कहता है मैं भी पढ़ाता हूँ, पता नहीं कहीं बिजनौर साइड पढ़ाता था, कहता है मैं भी ऐसे याद कराऊंगा अपने बच्चों को, ठीक है ना बाबू। तो ऐसे ही याद रखना है जैसे मैं बताऊंगा। नॉन करंट लायबिलिटी का शॉर्टकट है LDOL, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ठीक है जी। अभी याद कराऊंगा, टेंशन मत लो बेटा। उसके बाद आती है करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी इसका शॉर्टकट है बेटा एस्टोस। लो जी अगेन यहां से देखते जाओ, यहीं पर चिपकाते जाओ। शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, यहां लॉन्ग टर्म था, यहां शॉर्ट टर्म हो गया। यहां डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कोई चीज नहीं है, एस्टोस है बेटा शॉर्टकट। एस हो गया, टी से क्या है, ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल बेसिकली क्रेडिटर और बिल पेबल आते हैं बेटा इसमें। और यहां पर भी था बेटा, यहां लिखा है अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। अभी क्या होगा, बच्चे को ना आदत पड़ जाती है लॉन्ग टर्म को शॉर्ट टर्म से रिप्लेस करने की, वो लिख देता है अदर शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। पर बेटा कंपनीज एक्ट ने हल्का सा वर्ड चेंज कर दिया, अदर करंट लायबिलिटी वर्ड लिखा गया, तो देख कर करना ही, अदर करंट लायबिलिटी। और बेटा लास्ट ऐसा है बेटा, यहां पर है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म प्रोविजन, यहां शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। लो जी अगर मैं बात करूं मेन हेड की, तो बेटा मेन हेड हमारे पास 4 हैं लायबिलिटी साइड। सबसे पहला शेयर होल्डर फंड, सेकेंड वन शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, थर्ड वन नॉन करंट लायबिलिटी और फोर्थ वन करंट लायबिलिटी। और बात करूं सब हेड की, तो बेटा शेयर होल्डर फंड में 3 सब हेड हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस,
मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, सेकंड में कोई सब एड नहीं है। नॉन करंट लाइबिलिटी में 4 है बेटा, एल्डोल, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। बाबू करंट लाइबिलिटी में 4 हैं, शॉर्ट एस्टोस बोलता हूं बेटा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लाइबिलिटी और शॉर्ट टर्म प्रोविजनिंग। ठीक है बेटा, ये इतना सिंपल है, ऐसे ही याद करना है। आपको बता देता हूं आपके साथ मुद्दा क्या आता है। आपको कह देगा डिवेंचर्स, ये बताओ डिवेंचर्स का सब हेड कौन सा है और हेड कौन सा है? कहीं लिखा है डिवेंचर? वैसे बता देता हूं आपकी नॉलेज के लिए, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आता है, अभी नहीं मैंने बताया, ठीक है ना। तो उसका सब हेड होगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग और मेन हेड होगा बेटा लॉन्ग टर्म नॉन करंट लायबिलिटी। आपसे पूछ लेगा क्रेडिटर, क्रेडिटर बेटा ट्रेड पेबल का पार्ट होता है, तो बेटा ये सब हेड है और ये हेड है। तो कोई भी एक आइटम देकर आपसे हेड और सब हेड पूछता है और बहुत दुखी करता है, यकीन मानना, क्योंकि एक एक में 8-8, 9-9, 10-10 आइटम भी आ रखी होती हैं बेटा, ठीक है ना। तो याद करना है इसको, बहुत अच्छे से क्रैम करना है, ठीक है जी। पहले ये बताओ इतना याद हो जाएगा, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा नहीं होगा, ठीक है ना। और सुनना रोज है, ये मैं पहले बता रहा हूं, ये मेरे को फॉर्मेट रोज सुनना है। मुझे पता है 5 नंबर है, अगर 8 दिन पढ़ के 5 नंबर खरे होते हो तो बेटा ज्यादा घाटे का सौदा नहीं है, ठीक है ना। रोज ही सुनना है मेरे को, और कुछ हैं अपने यहाँ पर महारथी, उनसे तो जरूर सुनना। सक्षम कह रहा मैं हूं, मैं, हाँ तू ही है, तू ही बाबू, तू ही, ठीक है ना बाबू। अब एक बात सुनते जाना, देखो मैं काम करता हूं, सबके आगे ना एक नोट नंबर लिख देता हूं, इसको डिफाइन करता चला जाऊंगा कि इसमें क्या क्या आइटम आती है, ठीक है जी। आपको ये बता देता हूं ये लिखने क्यों पड़ते हैं बेटा नोट नंबर। मान लो बेटा रिजर्व्स एंड सरप्लस में 10 या 12 आपको रिजर्व दिए गए हैं, सबकी कैलकुलेशन दी गई है, कोई 2 लाख है, कोई 2.5 लाख है। आप यहां पर प्लस करके नहीं देखते हो, आप कैलकुलेशन कभी बैलेंस शीट के अंदर नहीं करते हो, यहां तो सीधा टोटल लिखते हो रिजर्व्स एंड सरप्लस कितना आया। अगर उसकी कोई कैलकुलेशन करनी पड़ेगी तो उसके लिए अलग से वर्किंग नोट बनेगा, हमेशा ध्यान रखना। तो बेटा अभी मुझे शेयर कैपिटल के बारे में आगे पढ़ाना है, मैं इसके आगे लिख रहा हूं नोट नंबर 1। रिजर्व्स एंड सरप्लस के बारे में भी बताऊंगा बेटा, नोट नंबर 2। बेटा आपकी बुक में बहुत आराम से लिखा गया, एक जगह मैं पढ़ाऊंगा कि इस पर सीबीएसई बोर्ड आपको जज नहीं करेगा, इस पर भी सीबीएसई बोर्ड जज नहीं करेगा, ठीक है ना। ये बहुत आगे की चीजें हैं बेटा, सीए में जाकर पता लगती हैं आपको कि क्या क्या चीजें हैं ये। तो बाबू यहां पर काटा, यहां पर काटा। बाबू लॉन्ग टर्म बोरोइंग पे मेरी चर्चा होगी, नोट नंबर 3। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी आपके कोर्स में कट है, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी आपके कोर्स में कट है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन 4 और बेटा 4 ये, यानी कि 8 नोट बनेंगे मेरे लाइबिलिटी साइड से, ठीक है जी। शेयर कैपिटल पे कुछ बात करूंगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस पे कुछ बात करूंगा, ये दोनों हमारे कोर्स में नहीं है बेटा, ये दोनों भी हमारे कोर्स में नहीं। 4 चीजें तो कोर्स से हटा दी बेटा, कितनी सहूलियत है आपके लिए। आप सोचो, मैं तो कह रहा हूं रोज गुरुद्वारे जाके मत्था टेका करो तुम, कि कितनी सहूलियत आपके लिए की हुई है। इधर बोल सक्षम क्या कह रहा, हाँ लेता ही हो कड़ा प्रसाद, हाँ जी बेटा लो, इतनी बात ओके है। चलो अब एक बात सुनना बेटा, मैं स्टार्ट करूं शेयर कैपिटल, इससे पहले एक बात बोल देता हूं। अच्छा करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी क्या होता है? करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी क्या होता है बाबू? देखो जिस चीज को आप वहां पर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बोलते हो, यहां पर हम नॉन करंट बोलते हैं, ठीक है ना बाबू। ऐसे ही बता रहा हूं, एसेट साइड आप बोलते थे फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट, यहां हम फिक्स नहीं बोलते बेटा, यहां बोलते हैं नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट, करंट एसेट, यहां पर ऐसे ही लायबिलिटी को कोई लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी नहीं बोला जाता बेटा, ठीक है ना। यहां हम क्या बोलते हैं बेटा, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। आपकी जनरल सेंस क्या कहती है, जो आप आज तक आपको सिखाया गया 11th क्लास से, करंट लायबिलिटी क्या चीज होती है? शॉर्ट टर्म क्या, कितना टर्म होता है? लेस देन 1 ईयर बेटा। बाबू करंट लायबिलिटी आप उसको बोलते हो विच इज एक्सपेक्टेड टू बी पेड इन 1 ईयर विद इन 12 मंथ। बाबू जिसको आपको 12 महीने के अंदर अंदर पे करना हो, हर वो लायबिलिटी बेटा क्या होती है, हर वो लायबिलिटी करंट लायबिलिटी होती है। और बेटा 12 महीने के बाद पे करना हो तो वो लायबिलिटी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती थी। लेकिन यहां पर हल्की सी बात चेंज है बाबू। कंपनीज एक्ट 2013 कहता है बेटा करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जिसको आपको या तो अगले 12 महीने में पे करना है या
एक ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर पे करना है, ठीक है ना। अभी बेटा खैर मैं बताऊंगा ऑपरेटिंग साइकिल के बारे में, इसे नोट तो नहीं करना ना, क्या करोगे, लिखा तो हुआ है, चलो करो नोट, जल्दी से करो। चलो बेटा बस अब आगे की बात सुनना, बात करेंगे करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी पे थोड़ी सी चर्चा करनी पड़ेगी मेरे को, फिर मैं बेटा ये नोट नंबर बनवाता चला जाऊंगा आगे के, ठीक है जी। बाबू पढ़ने के लिए समझने के लिए इस चैप्टर में बहुत कुछ है, और यकीन मानना जब तक कॉमर्स साइड में रहोगे ये जान नहीं छोड़ेगा, जब तक कॉमर्स साइड में रहोगे। अगर मैंने इतने अच्छे से पढ़ा होता तो कभी मुझे सीए में दिक्कत ना आती इन चीजों को लेकर। सेम चीज बेटा सीए में जाके याद करोगे अगर आज नहीं करोगे तो, ठीक है ना। आज 12th में कुछ नंबर कटवाओगे भी और फिर जाकर याद करोगे बेटा जब आगे हायर लेवल पे जाओगे। आज ढंग से याद कर लो, पूरी जिंदगी भर की टेंशन खत्म। मुझे मेरे टीचर ने ऐसा पढ़ाया होता तो बेटा फिर पता नहीं कहाँ होता मैं। चलो खैर, लो सुनना बेटा, करंट लायबिलिटी पर मैं हल्की सी बात लिखता हूं ताकि आपको क्लियर होए करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी क्या होता है बेटा। पढ़ना बेटा, करंट लायबिलिटी क्या होती है, विच आर एक्सपेक्टेड टू बी पेड विद इन 12 मंथ्स और ऑपरेटिंग साइकिल, ऑल अदर लायबिलिटीज आर नॉन करंट लायबिलिटी। बेटा हर वो लायबिलिटी जो या तो 12 महीने में पे करनी हो या ऑपरेटिंग साइकिल में पे हो जाए बेटा, हर वो लायबिलिटी बेटा करंट लायबिलिटी है, बाकी सारी लायबिलिटी नॉन करंट लायबिलिटीज है। बेटा व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेटिंग साइकिल, किसी को पता है ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है बेटा किसी कंपनी का? ठीक है, बनेगा तो जल्दी पॉलिटिशियन बनेगा। चलो जी बेटा, ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है समझना। बाबू आप मान लो एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है बेटा, रॉ मटेरियल खरीदती है, रॉ मटेरियल को प्रोसेस करती है, WIP बनता है, WIP होता है वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस से बनता है फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स बिकता है उधार पर और फिर कैश में बिकता है। समझाने के लिए एक बात बोलता हूँ, मान लो बेटा आपकी कंपनी का नाम है ब्लैकबेरी, ठीक है ना, फेवरेट कंपनी है बेटा, बार बार इसी का एग्जाम्पल आता है। बाबू ब्लैकबेरी क्या करती है, फैब्रिक खरीदती है, फैब्रिक के ऊपर 2 प्रोसेस करती है बेटा, कटिंग एंड स्टिचिंग। बेटा जब कटिंग और स्टिचिंग की प्रोसेस कर देती है तो फिनिश गुड्स बन जाता है, कुछ भी समझ लो बेटा, पैंट सूट शर्ट कुछ भी बनाती है बेटा, और उसके बाद बेचती है, ठीक है ना। बाबू जब तक रॉ मटेरियल के ऊपर एक प्रोसेस हुआ होता है, दोनों प्रोसेस नहीं हुए अभी, मान लो सिर्फ रॉ मटेरियल फैब्रिक के ऊपर कटिंग हुई है, तो इसको हम बोलते हैं WIP। WIP मतलब वर्क इन प्रोग्रेस। बाबू वो कपड़ा अपना रॉ मटेरियल का करैक्टर छोड़ चुका है, जैसे ही कटिंग हुई बेटा रॉ मटेरियल का करैक्टर उसने छोड़ दिया, फिनिश गुड्स वो बना नहीं, तो वो है क्या बेटा, WIP है, वो वर्क इन प्रोग्रेस है, ठीक है ना। अगर दूसरी प्रोसेस भी हो जाएगी ऊपर उसके स्टिचिंग भी हो जाएगी तो बेटा वो फिनिश गुड्स बन जाएगा। अब सुनना बेटा, हुआ क्या, रॉ मटेरियल खरीदा बेटा ब्लैकबेरी ने और बेटा 2 महीने तक गोडाउन में पड़ा रहा, 2 महीने तक बेटा कुछ नहीं किया इसके ऊपर, ठीक है। फिर आपने बेटा इसका WIP बनाया, यानी कि इसके ऊपर कटिंग कर दी, और कटिंग कर कर बेटा ये 1 महीना पड़ा रहा। उसके बाद आपने बेटा फिनिश गुड्स इससे प्रिपेयर करा, लेकिन 3 महीने तक ये बिका नहीं बेटा सूट। उसके बाद बेटा आपने इसको उधार पर बेचा, और उधार मान लो 3 महीने का है बेटा, और बाबू इसके बाद कहीं नगद पैसा आया, इसके बाद कहीं कैश आया। बेटा रॉ मटेरियल से WIP बनना, WIP से फिनिश गुड्स बनना, फिनिश गुड्स का उधार पर बिकना, और उसके बाद कहीं कैश रियलाइज होना,
इस पूरे साइकिल को बेटा हम ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं। और किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऑपरेटिंग साइकिल 2-2 साल का भी होता है। तो अगर आपने 2 साल में भी यानी कि पे कर दी कोई लायबिलिटी, तो बेटा वो भी करंट लायबिलिटी होगी, क्योंकि डिफाइन क्या किया गया बेटा, हर वो लायबिलिटी करंट लायबिलिटी होती है जो या तो 12 महीने में पे की जाएगी या एक ऑपरेटिंग साइकिल में पे की जाएगी। और ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है बेटा, रॉ मटेरियल से लेकर जब तक कैश रियलाइज नहीं होता, ये सारा टाइम पीरियड क्या है, ऑपरेटिंग साइकिल है। जो मैंने एग्जांपल दिया, इस कंपनी का ऑपरेटिंग साइकिल कितना बड़ा है, 9 महीने बड़ा है बेटा, 2 + 1 + 3 + 3, ठीक है ना। आपको बता देता हूं कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जिनका ऑपरेटिंग साइकिल 2-2 साल बड़ा है। समझाने के लिए बोल देता हूं, जितनी लिकर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है 2-2 साल बड़ा बेटा ऑपरेटिंग साइकिल है। वो रॉ मटेरियल खरीदते हैं बेटा, 1-1 साल तो सड़ाते हैं उनको, ठीक है ना। मुझे नहीं पता ब्ला ब्ला कोई क्या क्या खरीदते हैं भाई, उसको सड़ाया जाता है 1 साल, तो उनका ऑपरेटिंग साइकिल 2-2 साल बड़ा है, 2-2 साल बड़ा। समझ में आया बेटा ऑपरेटिंग साइकिल क्या चीज होती है किसी भी फर्म का। करंट लायबिलिटी की डेफिनेशन क्लियर हुई। करंट लायबिलिटी क्या है, जिसको हमें पे करना है या तो 12 महीने में, या जिसको हमें पे करना है और एक ऑपरेटिंग साइकिल में, वो करंट लायबिलिटी है। बाकी सारी लायबिलिटीज क्या है बेटा, बाकी सारी नॉन करंट लायबिलिटीज है। सर जनरली ऐसा ही होता है, कोई बिजनेस ऐसा नहीं है बेटा जिसमें उधार ना हो। थोड़ा बहुत तो उधार है ना। अगर मैं बोलता हूं एक स्टोर, आपका स्टोर है, मान्यवर आप कंपनी हो, आप रॉ मटेरियल खरीदते हो, प्रोसेस करते हो, फिनिश गुड्स बनता है, बेचते हो, अपने ही स्टोर को बेचते हो, अपने स्टोर को कुछ टाइम का उधार देते हो आप, तो जनरली थोड़ा सा तो उधार होता ही है हर बिजनेस में, ठीक है ना। लक्की गारमेंट्स का 0 है, बस वैसे है। चलो जी, हाँ जी, बात ओके है क्या, इतनी बात ओके। इसको नोट कराना है मुझे, आप इसको नोट करो, फिर हम आगे एग्जांपल लेते हैं, करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी जानने की कोशिश करते हैं। बेटा एक एग्जाम्पल करते हैं और उससे जानने की कोशिश करते हैं कौन सी लायबिलिटी हमारी करंट होगी और कौन सी नॉन करंट होगी, ठीक है जी। चलो बाबू, आप सिर्फ सामने देख रहे हैं, अभी आपको कुछ भी नोट नहीं करना, कुछ भी नोट नहीं करना, आप सिर्फ सामने देखो, मैं एग्जाम्पल फ्रेम करता हूं। एग्जाम्पल नंबर 1, लो बेटा सामने देखना, मैंने लिखा है ऑपरेटिंग साइकिल और लिखा है लायबिलिटी एक्सपेक्टेड टू पे। बाबू किसी फर्म का ऑपरेटिंग साइकिल है बेटा, ये मंथ में दिया गया है 9 मंथ, और बेटा लायबिलिटी एक्सपेक्टेड टू बी पेड विद इन 11 मंथ, लायबिलिटी एक्सपेक्टेड टू बी पेड विद इन 11 मंथ। आप सोचकर बताओ बेटा ये क्या करंट लायबिलिटी है या नॉन करंट लायबिलिटी? क्यों करंट क्यों है बाबू? देखो हर वो लायबिलिटी जो या तो आपको ऑपरेटिंग साइकिल में पे करनी हो या बेटा 12 महीने में पे करनी हो, वो लायबिलिटी करंट होती है। अब आप एक बात सोचो, ये लायबिलिटी आपको कितने महीनों में पे करनी है? 11 महीनों में पे करनी है। क्या ऑपरेटिंग साइकिल के टाइम में पे करनी है? नहीं, ऑपरेटिंग साइकिल तो में तो फॉल नहीं हो रहा है ये, लेकिन बेटा क्या 12 महीने में तो आ रही है। आपके पास 2 टर्म्स एंड कंडीशन है बेटा, हर वो लायबिलिटी जो आपको ऑपरेटिंग साइकिल में पे करनी हो या 12 महीने में पे करनी हो, बेटा हर वो लायबिलिटी क्या होगी? हर वो लायबिलिटी करंट लायबिलिटी होगी। मैं आपको बताता हूं आपको ऐसे केसेस में करना क्या। सुनो, सबसे पहले पता है क्या करना? ऑपरेटिंग साइकिल और 12 मंथ विच एवर इज हायर, इन दोनों में से जो ज्यादा हो वो निकाल लो। जैसे कि मेरे इस केस में बेटा ऑपरेटिंग साइकिल 9 महीने का है और 12 महीने, दोनों में से जो ज्यादा हो वो कैलकुलेट कर लो। दोनों में से ज्यादा क्या है? 12 महीने। अगर बेटा कोई लायबिलिटी 12 महीने से कम में पे करनी हो तो वो करंट होगी। एग्जाम्पल चेंज करता हूं, सुनना, अब बताना। ऑपरेटिंग साइकिल 15 महीने का, लायबिलिटी एक्सपेक्टेड टू बी पेड विद इन 11 मंथ।
करंट होगी नॉन करंट? सर सोच ले, जल्दी ना कर, तेरे को किस चीज की जल्दी है? मुझे तो जल्दी नहीं है। मैंने क्या बोला आपको, क्या करना है बेटा, हर वो लायबिलिटी जो या तो 12 महीने में पे हो जाती हो या ऑपरेटिंग साइकिल में पे हो जाती हो बेटा, वो करंट है। फिलहाल तो देखो बेटा, ये तो 12 महीने में भी पे हो रही है और मेरा ऑपरेटिंग साइकिल 15 महीने का 15 महीने में भी पे हो रही है, 11 महीने में पे हो जाएगी बेटा, करंट ही है ये। लेकिन आपको बताता हूं सबसे आसान तरीका क्या पड़ता है, कंपेयर करो ऑपरेटिंग साइकिल और 12 महीने, दोनों में से जो ज्यादा वो निकाल लो, 15 महीने। अगर ये 15 महीने के अंदर अंदर पे हो रही है बेटा, तो ये क्या होगी, हमेशा करंट होगी। अगेन करंट नॉन करंट? करंट। क्यों? अब सोचो बेटा, हर वो लायबिलिटी जो 12 महीने में पे करनी हो, ये 12 महीने में तो नहीं पे करनी, 13 महीने में पे करनी है, तो ये पहले वाली तो कंडीशन में नहीं आता, लेकिन दूसरे में आ रहा है। हर वो लायबिलिटी जो ऑपरेटिंग साइकिल में पे करनी हो वो करंट होती है। इसका ऑपरेटिंग साइकिल 15 महीने बढ़ा है और आपको पे कब करना है, 13 ही महीने में पे करना पड़ रहा है, तो क्या ये करंट है? करंट है। मैं कैसे कंपेयर करता हूं, मेरे पास सबसे अच्छा तरीका ये, ऑपरेटिंग साइकिल और 12 महीने, विच एवर इज हायर, दोनों में से ज्यादा क्या है, 15 महीने। क्या ये लायबिलिटी 15 महीने में पे कर रहे हो? कर रहे हो, पक्का करंट है। ठीक है, करंट नॉन करंट? क्यों? क्योंकि ना तो 12 महीने में पे करनी और ना ही ऑपरेटिंग साइकिल में। ऑपरेटिंग साइकिल 14 महीने का है बेटा, जबकि आपको पे करना है 15 महीने बाद, तो बेटा ये नॉन करंट है। कैसे करा, लो जी, ऑपरेटिंग साइकिल और 12 मंथ, विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर, हायर क्या है बेटा, 14 महीने। क्या 14 महीने में पे कर रहे हो बेटा? नहीं, 15 महीने में पे कर रहे हो, तो बाबू क्या होगा ये, बाबू ये नॉन करंट लायबिलिटी है। हाँ जी सर, करंट है, हाँ करंट है। लो जी ऐसे सोच लो, अब बताओ जी, ऑपरेटिंग साइकिल 11 महीने का और बेटा लायबिलिटी पे करनी है 12 महीने में, करंट नॉन करंट? करंट। क्यों? क्योंकि बेटा 12 मंथ में तो फॉल कर ही रहा है बाबू। ऑपरेटिंग साइकिल और 12 मंथ, विच एवर इज हायर, हायर इज 12 मंथ। अगर कोई लायबिलिटी आप 12 महीने में पे कर दोगे वो करंट होगी। क्या 12 महीने में पे करनी है? 12 महीने में पे करनी है, तो क्या करंट होगी? करंट है। यही पूछ रहा था ना कि बराबर हो, तो बात समझ में आई? संभाल लोगे करंट नॉन करंट? 2-3 एग्जाम्पल, 10-12 ले ले भाई, जितने मर्जी कर लो, इस पे क्या टेंशन है। हाँ जी, करंट नॉन करंट? क्यों करंट? क्यों? हर वो लायबिलिटी जो या तो बेटा 12 महीने में पे हो जाए वो करंट होती है, या ऑपरेटिंग साइकिल में पे हो जाए। बेटा हमेशा क्या करो, 12 महीने और ऑपरेटिंग साइकिल को कंपेयर कर लो, विच एवर इज हायर उसको कंपेयर कर लो कि लायबिलिटी कितने दिन में पे करनी है। बाबू ऑपरेटिंग साइकिल यहाँ पर 9 मंथ और बेटा 12 मंथ के साथ कंपैरिजन करो, विच एवर इज हायर 12 मंथ। क्या 12 महीने में पे करना है? करना है बेटा, करंट है। बाबू करंट नॉन करंट? करंट। क्यों? हर वो लायबिलिटी जो 12 महीने में पे करनी हो या 18 महीने में पे करनी हो बेटा, ज्यादा क्या 18 महीने, अगर यानी कि 18 महीने में भी पे कर दोगे तो करंट है, तो यहां तो 12 में ही पे करनी है बेटा, ठीक है ना। करंट नॉन करंट? क्यों नॉन करंट? क्यों? बात समझ नहीं आया? ये वाला नहीं समझ में आया? तो करने का तरीका तो सबका सेम है, सोचना तो तुझे है बेटा। अगर 1 2 3 4 5 7 के बाद तू कैरियर समझ नहीं आया, फिर क्या समझ आया? ये करंट होगी, बस क्या ही बताऊं तुझे बेटा। ऑपरेटिंग साइकिल और 12 महीने दोनों को कंपेयर कर लो, यहां पर तो दोनों ही 12 महीने, यानी कि अगर कोई लायबिलिटी 12 महीने में पे हो रही है सिर्फ वही करंट है, और यहां पर बेटा पे कब करना है इस लायबिलिटी को? 18 महीने के बाद। तो बाबू ये क्या होगी? ये नॉन करंट लायबिलिटी होगी। ये क्या बात हुई? ये ले, अगर तो ये देखो ये क्या समझा रहा है भाई आपको, ये कह रहा है आप ना इन दोनों को कंपेयर कर लो, अगर ये बड़ी होगी तो बेटा ये नॉन करंट होगी। ये ले बता मेरे को भाई, 12 महीने वाला भी ऑप्शन है तेरे पास ना, पहले वो पढ़ ले, ठीक है ना। लायबिलिटी एक्सपेक्टेड टू पेड विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल और 12 मंथ इज नोन एज करंट लायबिलिटी।
अगर लाइबिलिटी को तुझे ऑपरेटिंग साइकिल में पे करना पड़े या 12 महीने में पे करना पड़े तो जाकर वो करंट लाइबिलिटी होती है। बाबू देख, ऑपरेटिंग साइकिल या 9 मंथ का है बेटा और 12 मंथ के साथ कंपैरिजन करेगा तो 12 महीने इज अ हायर टाइम पीरियड। अगर तू 12 महीने में पे कर रहा है तो करंट ही तो है वो। समझ आई बात? करंट नॉन करंट समझ में आ गया? अच्छे से करके दिखाओगे एक क्वेश्चन? ठीक है जी, मैं केस दूं? ठीक है, चलो मैं पूछूंगा आपसे ही। ठीक है, नोट क्या करोगे इसको करके? नोट करना है क्या? नोट तो नहीं करना। लो पूछूंगा आपसे ही बेटा। भाई अगर हमें खड़ा हो गया ना और 2-4 के लग गए तो बोलोगे नहीं बेटा अगले 10 दिन? फिर सबसे ज्यादा 11-12 के बच्चों को बेइज्जती महसूस होती है एक लग गया तो। इससे पहले कंट्रोल कर लो कि जबान के ऊपर बोली जा रहा हूं तुम्हारे को। मैं एक एक केस करके लिखूंगा और सीधा पूछूंगा। ठीक है जी, क्योंकि मेरे को भी तो देखना है आपको कितना समझ में आया। अभी एकदम सारे लिखूंगा, पड़ोसी से पूछ लेगा कोई क्या करेगा, कोई क्या करेगा। क्यों पायल? पायल बता। करंट और नॉन करंट क्यों? मैंने तो ऐसा सिखाया ही नहीं अभी तो। मैं मेरे को तो डेफिनेशन बता, मैंने क्या बताई है? करंट लायबिलिटी क्या होती है? किसके साथ? इनको कंपेयर करना है? मैं समझा ही नहीं पा रहा, मुझे ऐसा लग रहा है। या तो बेटा हर वो लायबिलिटी करंट लायबिलिटी होती है जो या तो 12 महीने में पे करनी हो या ऑपरेटिंग साइकिल में पे करनी हो। कंपेयर किसको करते हैं? इसको तो बाद में कंपेयर करता हूं। इसको तो देख ही मत कि तेरे को लायबिलिटी कब पे करनी है। पहले इसको 12 मंथ के साथ कंपैरिजन कर, जो ज्यादा है पहले वो लिख। ऑपरेटिंग साइकिल और 12 मंथ विच एवर इज हायर, इन दोनों में से जो ज्यादा हो पहले वो लिख। 11 महीने का ऑपरेटिंग साइकिल है और 12 महीने विच एवर इज हायर, दोनों में से हायर क्या है? 12 महीने। अगर ये 12 महीने के अंदर अंदर पे करनी है, इन दोनों का जो हायर आया उसके अंदर अंदर आया ये, तो ये करंट लायबिलिटी, अदरवाइज नॉन करंट है। ये बोला मैंने, ठीक है ना? और मैं कहता हूं चल यार रड्डी क्यों रही है, लो ऐसे ही सोच ले। हर वो लायबिलिटी जो 12 महीने में पे करनी हो या ऑपरेटिंग साइकिल में पे करनी हो वो करंट लायबिलिटी है। क्या ये 12 महीने में पे नहीं करनी? क्या ये तो 8 ही महीने में पे करनी है, खत्म। पहली कंडीशन में ही हो गया है तो काम करंट है। समझ आई बात? ले पायल बता क्यों? अगर देख मेरी बात सुन, करंट लायबिलिटी बनने के लिए उसको एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी है और नॉन करंट के लिए दोनों। तूने एकदम बोल दिया ना नॉन करंट की 12 महीने में थोड़ी पे करनी है, ये भी देख ले ऑपरेटिंग साइकिल में तो नहीं पे हो रही है। दोनों चेक कर। करंट बननी है तो एक ही चेक कर। देख यहां पे तो मैंने देखा क्या है, 12 महीने में पे हो रही है। दूसरी कंडीशन भी नहीं सोची, सीधा बोल दिया करंट। करंट के लिए तो एक ही कंडीशन चाहिए, नॉन करंट के लिए दोनों चाहिए। ठीक है ना? क्या ये 12 महीने में पे कर रहा हूं? नहीं, 12 महीने में तो पे करनी नहीं इसको। क्या इसे ऑपरेटिंग साइकिल में पे करना है? नहीं, ऑपरेटिंग साइकिल तो सिर्फ 11 महीने का, इसको तो 13 महीने बाद पे करना है। तो दोनों कंडीशन क्योंकि सेटिस्फाई है तो ये नॉन करंट बनेगी। ठीक है जी? ले पायल बता क्यों? क्यों? दिल कह रहा है क्या तेरा करंट है? इंडियंस आर वेरी इमोशनल, सारे डिसीजन दिल पे लेते हैं। सबसे ज्यादा हार्ट अटैक इंडियंस को आते हैं, सारे डिसीजन दिल से जो लेते हैं। ये बता बेटा, ये तो इसके भी वजह और तेरे भी बता। हाँ, क्योंकि ये 12 महीने के अंदर अंदर ही पे करें, पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई है तो सीधा करंट हो गई। ठीक है ना? क्यों?
दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं नॉन करंट के लिए। हाँ अब बोल। क्यों? ऑपरेटिंग साइकिल में भी पे नहीं करनी ना, तो 12 महीने में पे करना है इसको, ऑपरेटिंग साइकिल 14 महीने का ऑपरेटिंग साइकिल में भी पे नहीं हो रही क्योंकि ये तो 18 महीने में पे हो रही है, तो ये नॉन करंट है। ठीक है? हाँ जान पक्का आ तो चाहिए। बता अब बता क्यों? देख ले एक बार अच्छे से। क्यों? क्यों समझा मुझे? बहू बोल, जैसे बोल रही थी बोल। यार तो फिर चुप हो गई। 15-17 केस हो गए इस पे, खत्म करना है टॉपिक। ये कोई यही थोड़ी चलाते रहना, बहुत कुछ है इस चैप्टर में। बता फटाफट बता। नॉन करंट होगी। क्यों? 12 महीने में तो पे हो ही नहीं रही है। अब वो भूल जाए ना, अब तेरे को क्या तो दिया, वो मेथड भूल जा। क्यों नॉन करंट हुई अब ये बता। सिर्फ 12 महीने क्यों देख रही है बेटा? दो कंडीशन है, मैं क्या करूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा कैसे समझाऊं तुझे। दो कंडीशन है, अगर लायबिलिटी 12 महीने में पे नहीं हो रही और ऑपरेटिंग साइकिल में भी पे नहीं हो रही तो बेटा बनती है वो। अब सुन ले मेरी बात, ये 12 महीने में पे नहीं हो रही, पहली कंडीशन से तो आप बाहर आ गए, लेकिन ऑपरेटिंग साइकिल के तो अंदर अंदर पे हो रहे हो। आपका ऑपरेटिंग साइकिल 18 महीने बढ़ा है कंपनी का, आप पे हो रहे हो 16 महीने में, करंट लायबिलिटी हुआ। दो कंडीशन है भाई, दो कंडीशन। ये तू क्या इतनी सिंपल सी बात में फंसते हो यार, मुझे समझ नहीं आता। तुम इतनी बड़ी अकाउंट्स को संभाल लोगे कैसे? सिर्फ इतनी सी बात में फंस रही है तू, बता। और मैंने तेरे को दो अलग अलग तरीकों से समझा दिया कि कैसे भी समझ ले तू, जैसे तुझे आसान लगता हो। सक्षम भाई बता, तेरा नंबर है क्या? लिख लूं? हाँ 16.5 मंथ। क्यों करंट क्यों है? देख ले अब समझ ले, ये 12 महीने में तो पे नहीं हो रही, लेकिन ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर पे हो रही है। ऑपरेटिंग साइकिल आपका 17 महीने का, ऐसे 16.5 महीने में ही पे करना है, तो करंट है। दोबारा समझाऊं? तो फिर दिल से सोचेगी। ये ले, अबे चाटा, तेरे को कुछ भी बोल लो, तेरे से तेरे को समझ नहीं आ सकती है। 12 महीने में पे हो रही है, 12 महीने पे, ये 18 महीने लिखे हैं। हाँ बता, इधर देख। अब 12 महीने में पे हो रही है? नहीं हो रही। ऑपरेटिंग साइकिल 16 महीने का, 16 महीने में पे हो रही है? नहीं, 16 में भी नहीं हो रही, तो आप नॉन करंट हो। अब मैं पूछूंगा नहीं भाई, मेरी माँ। हाँ सक्षम भाई बताओ भाऊजी। क्यों? ऑपरेटिंग साइकिल में पे हो रही है, 12 महीने में पे तो नहीं हो रही, लेकिन ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर पे हो रही है। ठीक है ना सक्षम, समझ आ गया? ए लड़के, ले अब बता तू क्यों 12 महीने में भी पे नहीं हो रही और ऑपरेटिंग साइकिल में भी पे नहीं हो रही, तो ये नॉन करंट है। संभाल लोगे इतना भाई? हाँ अरे चलो जी, चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों। बाय बाय।